हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। मेरा पर्सनल क्या व्यू है इसको लेके। मुझे 5 आईपीओ शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई हुए हैं। मैं कल क्या करने वाला हूँ, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, किस किस तरीके से ये आगे हमको इसमें जाना है, मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का शेयर है, मंडे को लिस्ट होने वाला है, कल लिस्ट होने वाला है। क्या यह इन्वेस्टर का पैसा डबल करके देगा? हाँ, डबल तो होगा ही होगा। अब उससे ज़्यादा कितने पे लिस्टिंग होगी वो हमको देखनी है। इसकी जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा निकल के आ रही है दोस्तों। ये मैं बता देता हूँ आपको कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो बजाज ग्रुप का एक बहुत ही बेहतरीन शेयर है। और बेसिकली पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या काम करती है। अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना भी चाहते हैं ना दोस्तों, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो काम क्या करती है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, कितना सेल्स, कितना प्रॉफिट, कितना रेवेन्यू वो जनरेट कर रही है। तो आप लोग उसको बेटर आइडिया लगा पाओगे कि आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है या फिर शॉर्ट टर्म में ही आपको सेल करके निकलना है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ना, इसका काम क्या है। ये आगे हाउसिंग फाइनेंस का हाउसिंग लोन देने का काम करती है दोस्तों। हाउसिंग लोन देती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का काम है। ये क्या करती है, बेसिकली जो पैसा जनरेट करती है ना, मार्केट से जनरेट करती है। ये क्या करती है, गवर्नमेंट बैंकों से, प्राइवेट बैंकों से 7.5-8% पे लोन ले लेती है। अनसिक्योर्ड लोन ले लेगी पूरा, या फिर सिक्योर्ड लोन लेगी, या कि आगे जो मैं आगे लैंड करूँगी उसके ऊपर उनको चार्ज दे देती है। तो 8% में वहाँ से पैसा मिल जाता है, 7.5% में मार्केट से एनसीडी उठा देती है, वहाँ से पैसा मिल जाता है, 7.5-8% में इसको पैसा मिल जाता है। ये आगे क्या करती है, 13 से 14% के लिए लैंड करती है, हाउसिंग लोन देती है। बहुत ही सैलराइड क्लास अच्छे अच्छे लोगों को 13, 14, 15% पे लोन दे देती है। तो इसका जो मार्जिन निकल गया था ना, 5% इसका मार्जिन निकल के आता है। और इसका जो टिकट साइज़ है वो 10, 12, 15, 25 इतना टिकट साइज़ होता है। 10 से 25 लाख का टिकट साइज़ होता है दोस्तों। तो इसका क्या होता है कि लोन जो 25 लाख तक के लोन होते हैं ना, हाउसिंग लोन, कोई भी अपना घर सेल करवाना नहीं चाहता है। तो 25 लाख तक का लोन डिफ़ॉल्ट होने की संभावना बहुत कम रहती है। तो इसीलिए इसका जो नेट प्रोविजनिंग या नेट एनपीए या फिर ग्रॉस एनपीए ना, वो 0.01% है, 0.1% है, बहुत ही कम है इसका एनपीए का रेशियो। तो ये कंपनी, और मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों ये कंपनी है ना, मार्केट में लिस्ट होना नहीं चाहती थी, इसको ज़बरदस्ती लिस्ट कराया गया है। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है कि अगर कोई भी ऐसी कंपनी जो अपर लेयर की होती है, अपर लेयर में आ जाती है, कुछ एक गाइडलाइंस होती है, कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अगर आप उस लेवल में आ जाते हो, उस लेवल में आ जाते हो, तो आपको 3 साल के अंदर अंदर लिस्ट होना ही होता है। अदरवाइज़ आपको कुछ तो आरबीआई की पेनल्टी लगेगी, या फिर कुछ तो नॉर्म्स होते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। आपको कंपलसरी ही रजिस्टर होना ही पड़ेगा। ऐसे ही एक और कंपनी है जो टाटा सन्स करके, उसको भी एक अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आपको लिस्ट कराना है। तो टाटा सन्स भी हो सकता है अगले साल तक लिस्ट हो जाए। तो ये कंपनी लिस्ट होना नहीं चाहती थी। इस कंपनी के जो फाइनेंशियल आप देखोगे ना, तो प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है कंपनी के पास। 5-5 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। रिजर्व्स कंपनी के बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं कंपनी के पास। कंपनी को पैसे की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल ही। कंपनी ज़बरदस्ती लिस्ट कराई गई है। तो ये देखिए, जब कंपनी, कोई ऐसी कंपनी जो पैसा आएगा उसके पास, वो ज़बरदस्ती लिस्ट हो रही है, कंपनी को लिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। तो पैसे की तो ज़रूरत ही नहीं है उसको। तो कंपनी का तो बिज़नेस अच्छा है ही है, नो डाउट। तभी तो कंपनी को पैसे की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के पास पैसा पड़ा है, इतने रिजर्व्स है, इतने फंड ऑलरेडी पड़े हैं। तो क्या हो रहा है कि इसकी डिमांड बहुत ही तगड़ी निकल के आ रही है। मतलब आप जो डिमांड देखेंगे ना इसकी, इसका जो पोर्टफोलियो है ना, 1 लाख करोड़ का एयूएम है इसके पास। 1 लाख करोड़ तक के लोन दे चुकी है, ये हाउसिंग लोन का पोर्टफोलियो है इसके पास। मैं आपको इसके फाइनेंशियल दिखाऊंगा दोस्तों, पूरा एनालिसिस करेंगे उसमें। मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। ब्रोकरेज हाउस का क्या टारगेट निकल के आ रहा है, जो ब्रोकर है, दलाल जो काम कर रहे हैं ना मार्केट में, वो क्या बोल रहे हैं, वो मैसेज भी मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, एंड में, कि उनकी क्या राय है। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें दोस्तों। मैं आपको पहले बेसिक आइडिया से शुरू करता हूं और अंत तक आपको पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। बने रहें हमारे वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी सारे दोस्तों तक पहुंचाई जा सके। ठीक है।
बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो डिमांड है वो बहुत ही हाई निकल के आ रही है अनलिस्टेड मार्केट में। प्रीमियम भी बहुत ही धमाकेदार निकल के आ रहा है। 108 का प्रीमियम, ये भैया 85 रुपये तक का प्रीमियम जा चुका था अपर साइड में दोस्तों। अब इसका प्रीमियम घट के 72 रुपीज़ का आ गया है। जो लेटेस्ट प्रीमियम निकल के आ रहा है दोस्तों वो 72 से 73 रुपीज़ का निकल के आ रहा है। मैं आपको इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी लास्ट में दिखा दूंगा लाइव, तो आपको पता चलेगा कि ग्रे मार्केट में अभी इसकी क्या डिमांड चल रही है। बट इसकी डिमांड बहुत ही हाई है दोस्तों, ठीक है। इसका जो लिस्टिंग प्राइस होने वाला है, अगर हम 73 रुपये की इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम पकड़ते हैं तो 143, 150, 160 तक भी ये कंपनी लिस्ट हो सकती है दोस्तों, नो डाउट। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि ये कंपनी 160 तक लिस्ट नहीं हो। अगर ये कंपनी 160 तक भी लिस्ट होगी ना दोस्तों, तो मैं इसमें माल खरीदूंगा। मैं अपना एग्जिस्टिंग माल नहीं बेचने वाला हूँ। मैं इस कंपनी के बिज़नेस को लेके बहुत ही बुलिश हूँ। आप देख सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो कंपेरेटिव हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, होम फर्स्ट फाइनेंस का देखेंगे ना दोस्तों, 1000 रुपये का प्राइस चल रहा है। उसका AUM कितना है दोस्तों पता है आपको? सिर्फ और सिर्फ उसका, अगर हमें इसका होम फर्स्ट फाइनेंस के AUM की बात करूँ ना दोस्तों, सिर्फ 11,000 करोड़ का AUM है। कोई ज़्यादा बड़ा AUM नहीं है दोस्तों। फिर भी उसका वैल्यू 1000 रुपये का। LIC हाउसिंग फाइनेंस का देखेंगे ना 1000 का शेयर प्राइस चल रहा है। उसके सामने इसका तो शेयर प्राइस कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसका प्रॉफिट मैं दिखाऊंगा ना, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है शेयर का भाव। मैं इसको लेके बहुत ही बुलिश हूँ। मुझे लगता है ये मीडियम टर्म में 300 रुपीज़ टच करेगा दोस्तों। और मैं अगर कल लिस्टिंग सपोज़ करो 140 से 150 या 160 के बीच में कहीं होती है, तो मैं इसमें 2 से 2.5 लाख रुपए का माल और ख़रीद लूँगा लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए। अगर ये करंट ट्रेंड रहता है तो एनालिसिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी है जो डबल करके देगी। कंपनी का डबल तो करके देगी ही, एनालिस्ट का बोलने से भी क्या होगा। तो सामने दिख रहा है इतनी डिमांड भर भर के निकल के आ रही है। 16 तारीख को ये आपके सामने डिब्यूट करेगी। इसका डेब्यू है 16 तारीख को। कल इसका लिस्टिंग है मंडे पे। इसकी जो डिमांड है वो बहुत ही रूबस्ट है, मतलब खतरनाक और भयंकर निकल के आ रही है। और इसकी जो बिड आपको पता है 3 लाख करोड़ की सबसे हाईएस्ट बिड लगी थी आज तक की। इंडियन हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट बिड इसमें आई थी दोस्तों। 6560 करोड़ का IPO है। और इसके सामने जो बिड आई थी ना 3.24 लाख करोड़ की बिड आई थी। जबकि इसके साथ साथ 2 IPO और चल रहे थे, PNG ज्वेलर, क्रॉस, और एक IPO था जो और चल रहा था इसके साथ। तो इतने IPO होने के बावजूद भी ये कंपनी ने 3.24 लाख का एप्लीकेशन जनरेट किया दोस्तों। 64 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल का जो कोटा है ना वो 7 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। और QIB ने तो 209 टाइम फाड़ ही डाला था पूरा। NII का भी 41 टाइम हो गया था। खैर अब तो उससे लेकिन उससे ये एनालिसिस लगाया जा सकता है कि 209 टाइम हुआ ना दोस्तों, तो उनको इतना तो माल मिला नहीं। अब वो क्या करेंगे? अब वो माल मार्केट में लेके आएंगे, मार्केट में आएंगे आपके पास खरीदने के लिए। और मुझे पता है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और बहुत सारे HNIs हैं ना, इसको सेल नहीं करने वाले हैं। तो माल मिलेगा नहीं तो लिस्टिंग बम्पर होगी। तो दिख ही रहा है मुझे। क्यों पर्सनली मैं अपना माल नहीं बेचूंगा। मेरे जो फ्रेंड सर्कल में है कोई माल नहीं बेचने वाला है। तो माल मिलेगा ही नहीं। अगर माल बिकेगा ही नहीं तो खरीदने के लिए माल मिलेगा नहीं, तो बिड बढ़ती जाएगी। 140, 150, 160, हो सकता है 170 पे भी लिस्ट हो जाए दोस्तों, 180 पे भी लिस्ट हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर ये लिस्टिंग 180 से लेके 200 के बीच में होती है दोस्तों, मैं पर्सनली अपना माल बेच के एक बार निकल जाऊंगा और कंपनी के नीचे आने का वेट करूंगा। क्योंकि इतनी हाईएस्ट लिस्टिंग होने के बाद थोड़ा स्कोप कम रह जाता है कंपनी में ऊपर जाने का। अभी शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में तो बढ़ेगी लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं रहेगी। तो आपको कल ये पूरा ध्यान रखना है कि इसका लिस्टिंग कितने पे हो रहा है। बहुत सारे एनालिस्ट भी इसके बारे में अलग अलग डिमांड निकाल के आ रहे हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, होल्ड करो। आप देखिए तापसे ने सजेस्ट किया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कैन कंटिन्यू टू होल्ड द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सेक्टर बहुत ही अच्छा है, ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हाउसिंग सेक्टर है ना वो कंटिन्यू डिलीवरी और परफॉर्म कर रहा है पिछले 3-4 साल से। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक मतलब टॉप नॉच कंपनी है हाउसिंग फाइनेंस में। उसके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अवेलेबल। और एक एनालिस्ट ने ये बोला है कि इसके जो फाइनेंशियल है ना वो बहुत ही अच्छे हैं। रूबस ब्रांड है इसके पास। इसका जो ब्रांड है बजाज का सबको पता है। फाइनेंशियल तो अच्छे हैं। इन्वेस्टर का भी इसके ऊपर बहुत ही इंटरेस्ट है। तो
हाउसिंग फाइनेंस जैसा अच्छा सेक्टर भी है इसके पास, तो 100% इसमें कुछ मुझे बुरा नहीं लग रहा है दोस्तों, सब चीज़ अच्छी है इसमें। अभी के टाइम में 107% का प्रीमियम निकल के आ रहा है दोस्तों। अगर और आगे की बात करें तो कंपनी ने 1758 करोड़ रुपए रेज़ किए थे एंकर के मुख से। एंकर के नाम में इंक्लूड है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, ADAI, फिडेलिटी, इन्वेस्को, HSBC, मॉर्गन स्टैनली, नोमोरा, JP मॉर्गन। बहुत ही तगड़े, बहुत ही खतरनाक, मतलब जो सारे हैं ना वो निकल के आ रहे हैं इसके जो एंकर बुक है। तो एंकर तो वैसे भी 3 महीने तक नहीं बेचेगी, और मुझे लगता भी नहीं है कि ये लोग बेचने वाले हैं, तो लंबे टाइम के लिए ही होल्ड करने वाले हैं। जब एंकर का टाइम ख़त्म भी होगा ना, तब भी एंकर खाली नहीं करेंगे अपना माल, ये मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, 70 रुपये का प्राइस था। OFS था इसमें 3000 करोड़ का, फ्रेश था 3560 करोड़ का। कंपनी आगे लैंडिंग में यूज़ करने वाली है। ठीक है, ये देखिए, ये एक पॉइंट है। द पब्लिक ऑफर नीड्स टू कंप्लाई, RBI की गाइडलाइन है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। अगर आप अपर लेयर की कंपनी बन जाते हैं ना दोस्तों, तो आपको 3 इयर्स में, जब भी आप अपर लेयर की कंपनी बने हैं, आपको 100% लिस्ट कराना ही पड़ेगा, RBI की गाइडलाइन है। ठीक है दोस्तों, अभी बेसिक डिटेल्स में मैं और नहीं जाऊंगा। 2008 की कंपनी है, ये है वो है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ की मैं अगर बात करूँ तो 13.1% ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 19 से 23 तक। क्रिसिल की भी एक्सपेक्टेड रेट, ग्रोथ रेट बताई है। क्रिसिल जो एक एक्सटर्नल एजेंसी है, वो ये अनुमान कर रही है कि आने वाले टाइम में 13 से 15% का ग्रोथ इनके फाइनेंशियल में देखा जा सकता है 24 से लेकर 27 तक। क्रिसिल एक बहुत ही बड़ी ब्रांडेड कंपनी है। कंपनी की जो असेट AUM है ना, देखो भैया, 91,370 करोड़ का AUM है इसके पास। इसने जो लोन बांट रखे हैं ना दोस्तों, 91,370 करोड़ के लोन बांट रखे हैं। अगर मैं करीब इंटरेस्ट पकड़ूँ ना, 14% भी पकड़ लूँ इसका इंटरेस्ट, 1 लाख रुपये पर 14% में अगर रफली पकड़ के चलूँ ना दोस्तों, तो आपका 14,000 करोड़ का प्रॉफिट तो कंपनी का कहीं नहीं जाने वाला है। 14,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा, उसमें 5-7 हज़ार करोड़ के आप इंटरेस्ट निकाल लो, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो, 5-1 हज़ार का प्रॉफिट तो कंपनी कहीं नहीं छोड़ने वाली है। और इसके फर्स्ट क्वार्टर में इसका AUM देखो बढ़ के, आप देखो 97,000 करोड़ का फर्स्ट क्वार्टर में ही निकल के आ गया। 6,000 करोड़ के लोन और ऐड कर दिए कंपनी ने। तो AUM में ग्रोथ आप देखो 30% की ग्रोथ है। प्रॉफिट में 56% की ग्रोथ देखी गई लास्ट 22 से 24 में। क्या चाहिए आपको? और एक कंपनी में जिसका AUM 30% से बढ़ रहा है, जिसका प्रॉफिट मार्जिन 56% से बढ़ रहे हैं, कंपनी का शेयर का प्राइस 70 रुपये, मतलब बहुत ही, क्या ही बोलूँ आपको। ओला में आप इंटरेस्टेड हो, 70 रुपये के भाव में लेने को इंटरेस्टेड थे, ओला में 76 रुपये में, ये तो 70 रुपये में दे रही है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ओला तो लॉस मेकिंग कंपनी थी, फिर भी ये तो उसके सामने प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और आप उसको भी नहीं लेना चाहते तो क्या करेंगे बताओ। मतलब सारे पैरामीटर्स में ये कंपनी 100% खरी उतरती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी बेसिक डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है। दोस्तों मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ IPO इन्वेस्टर हैं और आप सिर्फ IPO से प्रॉफिट निकाल के ही जाना चाहते हैं, तो आप अपना IPO कल ही प्री ओपन में बेच के निकल जाइए। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि दोस्तों इसका प्राइस एक बार सस्टेन होने दीजिए। ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, नो डाउट। इस कंपनी के सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल में ग्रोथ है, AUM बहुत अच्छा है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है। इस कंपनी के पीछे बजाज का ब्रांड है। इसको लिस्ट नहीं होना था, ज़बरदस्ती फोर्सफुली लिस्ट कराया गया है। मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, ये कंपनी बहुत ही धमाकेदार कंपनी होने वाली है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। मेरा एम्फेसाइज है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर भी मैं आपको ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है वो भी बता देता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, इसका जो शेयर का प्राइस है ना 10 रुपये का है। तो 10 रुपये का फुल्ली फेस वैल्यू दिया है ना, तो स्प्लिट पे दिया है ना, बोनस दिया है, कुछ भी नहीं है। आपको 10 रुपये दिया है, तो आगे बोनस स्प्लिट आने के चांसेस भी रहेंगे आपके पास। लिस्टिंग की जो रेंज है वो 160 रुपये के बीच में बताई जा रही है, जो कि ब्रोकर दलाल स्ट्रीट में ऐसा माहौल बना हुआ है कि ये भी एक चीप वैल्यू है इसके लिए। 160 रुपये इसके लिए कुछ भी नहीं है। बजाज हाउसिंग का IPO का जो डेलिब्रेशन है, प्राइस वेरी लो रखा गया डेलिबरेटली,
लो रखा गया है। कंपनी ने इसके प्राइस को जानबूझ के लो रखा है ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। कंपनी को भी पता है कि उसकी वैल्यू 70 रुपये नहीं है, बट उसने जानबूझ के रखा क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, उसको पैसा चाहिए नहीं है। पैसा नहीं चाहिए था तो उसने प्राइस को नीचे रखा ताकि हाई डिमांड आए। हाई डिमांड आएगा तो उसके जो पीछे के शेयर्स उसके पास पड़े हैं ना, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? बजाज फिनसर्व को मिलेगा, बजाज फाइनेंस को मिलेगा, जो ऑलरेडी आप देख सकते हो 20% पिछले 1 महीने के अंदर भाग चुके हैं ऑलरेडी। तो जिस किसी को भी ये अलर्ट हुए हैं ना, मैं उनको यही बोलूँगा, इवन मैं क्या बोलूँ, आप देखो कि ब्रोकर भी यही बोल रहा है कि इट विल क्रॉस 240 इन मीडियम टर्म्स, मतलब 240 तो एक कहीं भी नहीं जाने वाला है दोस्तों। आप देखेंगे 1 महीने के अंदर 240 करोड़ आएगा। हो सकता है कि कल ये लिस्ट होते ही आप देखोगे ना, विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर में इसके ऊपर सर्किट लग जाएगा। ये भी हो सकता है। जिसको भी ये IPO नहीं मिला है दोस्तों, वो डिप में बाय कर सकते हैं, छोटी छोटी डिप में आप बाय कर सकते हो। LIC ऑफ इंडिया, FII एंड DII लाइकली टू बाय ह्यूज अमाउंट टुमारो इन द मार्केट। मतलब भाई साहब, जो FII थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने पैसा लगाया था, उनको माल नहीं मिला था, वो क्या करेंगे? वो आएंगे इधर माल खरीदने के लिए आएंगे। DII माल खरीदेगा, LIC ऑफ इंडिया माल खरीदेगी। इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर माल खरीदने को रेडी हैं, और हम लोग हैं जो जिनको अलॉटमेंट आया है, हम इसको बेच के निकलना चाहते हैं। हम कंपनी की वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं यार दोस्तों। मतलब 70 रुपये में कंपनी अपना वैल्यू लेके आई है। क्या चाहिए आपको यार? ओला के बराबर, ओला से भी कम वैल्यू है इसका। ओला तो लॉस मेकिंग है, ये तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, बजाज का ब्रांड है दोस्तों। फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि अगर लिस्टिंग ज़्यादा होती है तो आप निकल सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग अगर 140-160 के बीच होती है ना, तो कंपनी को आप लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। ये मेरा व्यू रहेगा। बाकी आप अपना व्यू अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को, या आप अपना व्यू अपने दोस्तों को या अपने CA से पूछ के लगाइएगा कि क्या करना चाहिए। मैं पर्सनली इसमें बहुत बुलिश हूँ। मैं इसको नहीं बेचने वाला हूँ, इसको होल्ड करूँगा और इसमें माल खरीदने की कोशिश करूंगा। प्री ओपन में मैं कम से कम 2 लाख से 3 लाख रुपए का माल इसमें खरीदूंगा दोस्तों। तो आप क्या करने वाले हो? आप कैसे इसको आगे बढ़ाने वाले हो? इसमें किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हो? मुझे कमेंट कीजिए नीचे, मुझे बताइए आपका क्या व्यू है। और मैं आपको बता दूं कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 72 से 73 रुपये निकल के आ रहा है। 72 से 73 रुपये ग्रे मार्केट पहले से कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं है, आपका डबल करके देगा पैसा। लेकिन 72 से 73 पे लिस्ट होता है, तो दोस्तों होल्ड कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि 72-73 दिखा रहा है, बट ये लिस्टिंग तो धमाकेदार ही होने वाली है। इससे डिमांड इसमें भर भर के आने वाली है। ठीक है, तो आप बने रहे ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसी अच्छी जानकारी के हमारे साथ। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।